बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही है उस पे हम पहुंच आए हैं सेक्शन 130 एपीलेट ट्रिब्यूनल। एपीलेट ट्रिब्यूनल जैसे कि आपको पता है हमारा आजकल अपील फोराज का चल रहा है। पहले हमने कमिश्नर अपील के बारे में पढ़ा कि अगर कोई एग्रीव्ड होता है अपने असेसमेंट ऑर्डर से तो वो कमिश्नर अपील के पास अपनी अपील करेगा। तो कमिश्नर अपील दोनों पार्टियों को सुनने के बाद उस पर फैसला दे देंगे। अब जो कमिश्नर अपील का फैसला आ गया तो उस फैसले के अगेंस्ट चाहे टैक्स पेयर या डिपार्टमेंट दोनों को ये राइट है कि वो कमिश्नर अपील एपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकें। जो भी उस फैसले से एग्रीव्ड हुआ है वो अपनी अपील कर सकता है एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, यानी कि ये नेक्स्ट फोरम है। कमिश्नर अपील के बाद अगला फोरम है एपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये इसमें मोस्टली तो दो मेंबर्स होते हैं, एक जुडिशियल मेंबर होता है, एक टेक्निकल मेंबर होता है। टेक्निकल मेंबर मोस्टली डिपार्टमेंट का होता है जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ग्रेड 21 का, या फिर वो मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेड 20 का है तो 3 ईयर एज ए उसने 20 में काम किया हो तो वो भी टेक्निकल मेंबर बन सकता है। जो जुडिशियल मेंबर है वो हाई कोर्ट में 15 साल का एक्सपीरियंस हो तो फिर इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इनको सेलेक्ट करती है और वो उनका फ़ैसला जो होता है वो बाद में हाई कोर्ट में उसको आप अपील उसके अगेंस्ट कर सकते हैं। तो लॉ इसके बारे में क्या करता है ये हम अभी पढ़ते हैं। सेक्शन 130 एपीलेट ट्रिब्यूनल। देयर शैल बी एस्टेब्लिश एन एपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू हेयर इन आफ्टर कॉल्ड एज द एपीलेट ट्रिब्यूनल टू एक्सरसाइज द जुरिसडिक्शन कन्फर्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस के, जिसको हम एपीलेट ट्रिब्यूनल कहेंगे और वो इस जुरिसडिक्शन के बारे में अपनी जुरिसडिक्शन में काम करेगा। प्रोवाइजो है प्रोवाइडेड दैट द एग्जिस्टिंग मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन ऑफ द एपीलेट ट्रिब्यूनल शैल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशन as applicable to them prior to the commencement of tax law amendment order 2024 till the completion of their term office unless resign or remove earlier the ground before provided the proviso of subsection 5। ये बेसिकली बात इस कॉन्टेक्स्ट में की गई है कि जब अपील का ख़त्म करके पेकुनरी जब कंडीशंस लगाई गई और ये कहा गया कि अपील ख़त्म होकर डायरेक्ट एपीलेट ट्रिब्यूनल में बात चलेगी, तो वो उस सिलसिले में चला गया कि जो अमेंडमेंट में है तो जो पिछले हैं वो अपना काम जारी रखेंगे जब तक कि वो रिज़ाइन नहीं करते। सब सेक्शन 2 है द एपीलेट ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अब उसके मेंबर्स जो हैं कौन उसको अपॉइंट करेगा? फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इन सच नंबर इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसीजर्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन द फेडरल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल। तो जो फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक है उसके मुताबिक उनकी तादाद होगी, उसके मुताबिक उनकी क्वालिफिकेशन होगी और उसकी कंडीशन के मुताबिक रखे जाएंगे। विच शैल मेड एंड टेक अफेक्ट notwithstanding anything contained in section 237 of this ordinance are the Federal Public Service Commission Ordinance 1977 or any other law rules for the time being in force, जो कि सेक्शन 237 जो है इस ऑर्डिनेंस का उसके तहत और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि मैंने आपको बताया वो इनको अपॉइंट करेगी। अब सब सेक्शन 3 है ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंट एज ए मेंबर ऑफ द एपीलेट ट्रिब्यूनल का कौन मेंबर अपॉइंट हो सकता है, कौन पर्सन एलिजिबल होगा? तो इसके मुताबिक है एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर नॉट लेस देन 15 ईयर, यानी कि हाई कोर्ट का एडवोकेट है और उसके पास 15 ईयर एक्सपीरियंस है हाई कोर्ट का एंड पोजेस सच अदर क्वालिफिकेशंस एज मे प्रेस्क्राइब्ड बाई द रूल्स अंडर दिस सेक्शन। तो जो रूल्स में बाकी भी प्रेस्क्राइब किया गया है उसके मुताबिक 15 साल का उसका हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन वो एपीलेट ट्रिब्यूनल का मेंबर बन सकता है। या फिर क्लास बी है हैज़ फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 10 ईयर, अगर 10 ईयर की कंडीशन है प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशनली एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961 के तहत जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो सीएज होते हैं, सीए जो है उसके पास अगर 10 ईयर प्रोफेशनली एक्सपीरियंस हो तो वो भी बन सकता है। और इसी तरह जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है ACMA है, ACMA के पास भी 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो
तो ACM में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स एक्ट 96 की के तहत वो भी एपलेट ट्रिब्यूनल का मेंबर बन सकता है। ये तो हो गई सी तक बात। अब डी में अगर हम आए तो ये जो मैंने आपको बताया था, इज़ एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू BPS 21 आर अबव, कि 21 और अबव का अगर कोई इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर है तो वो भी इसका मेंबर बन सकता है। और इसी तरह जो सब सेक्शन क्लास ई है, इज़ एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू BPS 20 हैविंग सर्व्ड विद सच ग्रेड फॉर द 3 ईयर आर मोर। तो अगर 20 का है तो फिर उसके 3 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो देन वो इसका मेंबर बन सकता है। द फेडरल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट any member possessing qualification provided in clause A 13 and C of subsection 3. The chairman of the appellate tribunal, the chairman shall hold the office for the period of 3 year के लिए chairman जो है अपॉइंट किया जाता है, provided that the federal government may reappoint the chairman for such further terms and terms may be deemed appropriate. तो उसको दोबारा भी इस टर्म के लिए अपॉइंट किया जा सकता है चेयरमैन एपलेट ट्रिब्यूनल को। इसी तरह हम बात करेंगे सब सेक्शन 5 की। द मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन शेल सीज टू होल्ड द ऑफिस ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 62 ईयर। तो मेंबर्स को इंक्लूड करके 62 ईयर तक की उनकी एज होनी चाहिए, प्रोवाइडेड दैट मेंबर फॉलिंग अंडर क्लास C and D ऑफ द सब सेक्शन 3 शेल सीज टू होल्ड द ऑफिस अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन अंडर द लॉ रिगार्डिंग देयर सर्विसेज। तो C और D में जैसे कि वो हमने बताया था, जिसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स है, या बल्कि E भी उसमें आ जाएगा जो ऑफिसर है, कि अगर वो अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन रिटायरमेंट की एज को पहुंच जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो फिर उनका वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन may resign or may remove by the federal government on the recommendation of the performance review committee। हाँ, तो एक परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी है, वो ये चेक करेगी कि क्या इसकी परफॉर्मेंस ठीक जा रही है। अगर ठीक जा रही है या वो रिकमेंड करता है तो उसको रिज़ाइन करना पड़ सकता है बाय द ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय रूल्स मेड subsection 2 at any time before expiry of the term attaining the age of superannuation as the case may be on the grounds inter alia inefficiency misconduct as prescribed by the rule made under subsection 2। के अगर उसको मिसकंडक्ट है और इनएफिशिएंसी है तो इस बेस पे रिव्यू कमेटी उसको कह सकती है, वो रिज़ाइन दे सकता है कि ये नहीं ज़रूरी कि वो सुपरएनुएशन रिटायरमेंट वही पहुँचे या वो अपनी टर्म पूरी करे। सब सेक्शन 6 है, द प्रोसीजर ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंचेस, केस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस एंड अदर मैटर्स ancillary incidental thereto shall be regulated by the rules made under subsection 2। तो अब जब ये अपॉइंट हो जाते हैं मेंबर और मेंबर काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ कीता लाहौर में 8 बेंचेस बैठ रहे हैं, अब 8 बेंचेस के लिए किस तरह से केसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कौन चेयर करेगा, कौन उसका चेयरमैन होगा कमेटी का, दोनों में से सीनियर कौन होगा, और किस तरह से केस अलाट किए जाएंगे, ये सारी जो है रूल्स में प्रिस्क्राइब किया गया, उसके मुताबिक जो सारी चीज़ें होंगी। अब आगे बात कि अपील हमने जो करनी है, पहले तो हमने एपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में, उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में और ये चीज़ें बताई। तो अब जब आपने अपील करनी है एपीलेट ट्रिब्यूनल की कोर्ट में, तो वो किस तरह से करनी है, वो है सेक्शन 131 सब्जेक्ट टू सेक्शन 126A। लेकिन ये अब कंडीशन ख़त्म हो गई है, क्योंकि अगले बजट में वो पेक्योनरी जो थी कि 2 करोड़ तक का कमिश्नर अपील सुनेगा और 2 करोड़ से अबव वो होगा, लेकिन अब ये ख़त्म हो गई है कंडीशन, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। क्योंकि अगले जो है नया बजट आया है, उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर चाहे टैक्स पेयर वो कमिश्नर अपील का फॉर्म बाईपास करना चाहे तो कर सकता है, अदरवाइज वो अवेल भी कर सकता है। एनी पर्सन अदर दैन द स्टेट ऑन ऑर्गेनाइजेशन एस इज अग्रेव्ड बाई एनी ऑर्डर पास बाई एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू आर द कमिश्नर आर चीफ कमिश्नर आर द बोर्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस ऑफ द रूल्स मेड देयर अंडर may within the 30 days of the receipts of such order prefer to appeal appellate tribunal the case may be for reference to the high court। ये वही बात हो रही है कि वो डायरेक्ट जब उन्होंने इधर आना है
तो अदर दैन स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कहा गया कि क्योंकि उसकी असेसमेंट तो उसने की हुई है, पहले ही बोर्ड ने की है, तो उनको अलाउ नहीं करते। इसी तरह प्रोवाइजो प्रोवाइडेड दैट वेयर सब सेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 134A अप्लाइज, एनी स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन में प्रेफर एन अपील अंडर दिस सेक्शन। एन अपील अंडर दिस सेक्शन 1 शैल बी, क्या होगा वो, जिस तरह कमिश्नर अपील में हमने बताया कि वो इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगी, वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर होगी, अकम्पनीड बाई द प्रिस्क्राइब्ड फीस स्पेसिफिन इन सब सेक्शन 3, जितनी फीस के बारे में बताया गया है कि जितनी फ़ीस होगी वो, जैसे कि एपलेट ट्रिब्यूनल में अगर आपने करनी है तो कंपनीज़ के लिए 20,000 और नॉन कंपनी के लिए 5,000 होती है, तो वो फीस साथ अटैच होगी। प्रेफर टू एपलेट ट्रिब्यूनल विद इन 30 डे ऑफ द सर्विस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द टैक्स पेयर, तो जो कितनी देर में करना है 30 डेज़ में, जिस तरह कमिश्नर अपील के पास भी 30 डेज़ है और एपलेट ट्रिब्यूनल में भी 30 डेज़ है। जब आपको फैसला मिल जाता है, रिसीट हो जाता है, तो उसके विद इन 30 डेज़ आपने अपील कर देनी है। आ गया जी आगे, द प्रिस्क्राइब्ड फी शैल बी 20,000 रुपी इन केस ऑफ अ कंपनी एंड 5,000 रुपीज़ इन केस ऑफ अदर दैन कंपनी, ये मैंने आपको बता दिया था। और एपलेट ट्रिब्यूनल में अपॉन एप्लीकेशन इन राइटिंग एडमिट एन अपील आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन क्लास D of subsection 2 if it is satisfied that person preferring appeal was prevailed by a sufficient cause from filing the appeal within the टाइम पीरियड। वही जो टाइम पीरियड की हमने बात की थी अपील में कि अगर टाइम पार्ट हो गया है तो वो जो है एप्लीकेशन इन राइटिंग देगा टैक्स पेयर या डिपार्टमेंट, दोनों में से, और उसमें रीज़न देगा कि इस वजह से मैं लेट हुआ हूँ, तो एपलेट ट्रिब्यूनल चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसी तरह सब सेक्शन 5 है, नॉट वे स्टैंडिंग दैट एन अपील हैज़ बिन फाइल्ड अंडर दिस सेक्शन टैक्स शेल अनलेस रिकवरी देयर ऑफ हैज़ बिन स्टेड बाई द एपलेट ट्रिब्यूनल बी पेएबल इन अकॉर्डेंस विद इन द असेसमेंट मेड इन द केस। तो इसकी कमिश्नर जो है वो स्टे भी दे सकता है, और नहीं स्टे तो फिर वो पे करनी पड़ेगी। प्रोवाइडेड दैट ऑन फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन इन पार्टिकुलर केसेस द एपलेट ट्रिब्यूनल में आफ्टर अफोर्डिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कमिश्नर हैविंग जुरिसडिक्शन फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड स्टे द रिकवरी ऑफ टैक्स फॉर 90 डेज। तो जो स्टे होगा टैक्स पेयर को मिल सकता है, जो स्टे है वो 90 डेज तक का मैक्सिमम मिल सकता है। तो उसकी प्रोवाइजो क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट स्टे ऑर्डर शैल ceases to have effect and the commissioner shall be entitled to recover tax if the taxpayer does not adhere the hearing schedule for the appeal as determined by the appellate tribunal in accordance with the rules made there under section 2 of subsection 3, कि अगर वो टैक्स पेयर जो है वो हेयरिंग नहीं आती, उस पीरियड के दौरान 90 डेज़ गुजर जाते हैं, तो कमिश्नर जो है वो उसको 90 डे गुजरने के बाद उसके कर सकता है, उसकी रिकवरी कर सकता है। और ये है कि वो उसके पास अपील के लिए वो आता भी नहीं है, हेयरिंग भी नहीं अटेंड करता, तो फिर उसको रिकवरी की जा सकती है। इसी तरह प्रोवाइडेड also that where the appeal is not decided within the statutory period of the appellate tribunal, the stay order under the second proviso shall not cease to have been effective till the finalization of appeal by the appellate tribunal, के अगर अपील डिसाइड नहीं होती और स्ट्रेचरी पीरियड ऑफ appellate tribunal के, तो स्टे ऑर्डर जो होगा अंडर सेक्रेटरी shall not be cease to have effect, वो फाइनलाइजेशन ऑफ appellate tribunal के ऑर्डर तक सीज हो जाएगा। सब सेक्शन 132 है डिसीजन ऑफ अपील्स बाय द एपलेट ट्रिब्यूनल। तो अब डिसीजन किस तरह से करते हैं, एपलेट ट्रिब्यूनल का क्या तरीक़ेकार है, कैसे डिसीजन आएगा। द एपलेट ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड द अपील विद इन 90 डेज ऑफ इट्स फाइलिंग। तो जब फाइल हो गया तो उसके 90 डे के दौरान कमिश्नर एपलेट ट्रिब्यूनल ने डिसीजन देना है। provided that appeal pending before the appellate tribunal on the date of the commencement of tax law amendment 2024 as shall be decided within 180 days। जो पेंडिंग थे और फिर अमेंडमेंट ला जो आया, उस ला के मुताबिक जो चेंजेस आई कि कमिश्नर अपील के पास थे वो जाके एपलेट ट्रिब्यूनल में भी जाने हैं, तो उनके लिए ये है 180 डेज़ की एक्सटेंड कर दिया गया था पीरियड। प्रोवाइजो है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेर an appeal is not decided within the aforesaid period, the appellate tribunal shall seek condonation from the minister of law।
हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि जो टाइम पीरियड है 90 डेज़ का, तो विद इन 90 डेज़ वो डिसीजन नहीं होता, तो फिर जो एपलेट ट्रिब्यूनल है वो कंडोनेशन लेगा फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ लॉ। जैसे कि जो कमिश्नर अपील था उसको बोर्ड से कंडोनेशन लेनी पड़ती थी, मेंबर लॉ से, इसको लेनी पड़ेगी मिनिस्टर ऑफ लॉ से। एंड जस्टिस एंड शेल कंडोनेशन इज़ नॉट एक्सीडिंग बियॉन्ड 90 डेज़, तो वो जो कंडोनेशन होगी वो 90 डेज से बियॉन्ड नहीं होगी, उसके अंदर अंदर होगी। सब सेक्शन 2 है, एट द फर्स्ट हेयरिंग ऑफ अपील एपलेट ट्रिब्यूनल सेल, जब वो फर्स्ट हेयरिंग होगी तो उसमें क्या क्या होगा, ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द टैक्स पेयर द प्रोवाइजो रिलेटिंग टू द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अंडर 134 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, के वो उसकी कमेटी बना दें कि आपका फैसला डिसाइड कर दिया जाए। इफ़ द टैक्स पेयर डिक्लाइन द option of alter dispute resolution and wishes to continue to appeal, fixed date for the hearing and decision of the appeal is consultation with the taxpayer and commissioner and accordance with, कि अगर वो टैक्स पेयर नहीं समझता कि नहीं जी DCR में नहीं जाना, तो फिर उसकी हेयरिंग फिक्स हो जाएगी, और उस हेयरिंग के बाद वो दोनों को सुनने के बाद कमिश्नर को भी और टैक्स पेयर को भी तो उसका डिसीजन दे दिया जाएगा। सब सेक्शन 3 है, द एपलेट ट्रिब्यूनल शैल इंश्योर द स्ट्रिक्ट एडेरेंस ऑफ टैक्स पेयर एंड द कमिश्नर टू बी हेयरिंग शेड्यूल एंड prescribed and shall hear and decide the appeal on the date dated fixed and no adjournment shall be granted except। तो उसमें क्या होगा कि वो शेड्यूल सख्त होगा, कमिश्नर अपील को भी आना होगा और टैक्स पेयर को भी आना होगा, ये सख्ती है इसमें कि वो ज़रूर अटेंड करना होगा। तो इसमें ये होता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक एडिशनल कमिश्नर जो है उसको नॉमिनेट किया जाता है हेयरिंग्स अटेंड करने के लिए, सारी वो उधर अटेंड कर रहा होता है, और जो वकील होते हैं टैक्स पेयर के वो भी कर रहे होते हैं। तो अगर तो वो एडजर्नमेंट उसके नहीं दी जा सकती, एक्सेप्ट क्या है जी, वेयर देर इज़ अ कंपेलिंग अ रीज़न फॉर एडजर्नमेंट टू बी रिकॉर्डेड बाय द एपलेट ट्रिब्यूनल, के एक रिकॉर्ड करवाई जाए एपलेट ट्रिब्यूनल के पास, ये रीज़न है, उस रीज़न के बाद उसको दी जा सकती है। और मैंडेटरी पेमेंट ऑफ सच कॉस्ट ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल में भी डीम्स फिट विच शैल नॉट बी लेस दैन 50,000, और उसके लिए मैंडेटरी पेमेंट की है जो कि 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसको एडजर्नमेंट दी जा सकती है। सब सेक्शन 4 है, वेयर द अपील रिलेट्स टू एन असेसमेंट ऑर्डर द एपलेट ट्रिब्यूनल में विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर स्पेसिफाई सब सेक्शन 3 मेक एन ऑर्डर, कि जहाँ असेसमेंट ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील है तो उसमें जो है कमिश्नर एपलेट ट्रिब्यूनल जो है वो किस तरह से ऑर्डर करता है, अफर्म मॉडिफाई और अनल द असेसमेंट ऑर्डर, या तो उसको कंफर्म कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, या अनल कर देता है असेसमेंट ऑर्डर को। रिमांडेड द केस टू द कमिश्नर फॉर मेकिंग सच इंक्वायरी टेकिंग सच एक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल मेड डायरेक्ट, या वो रिमांड बैक कर दिया जाता है कमिश्नर को कि आप इसमें फ़लाँ जो है वो इंक्वायरी करें, या ये चीज़ें जो हैं इनको देख के करें, या फिर मेक सच ऑर्डर एज द एपलेट ट्रिब्यूनल मेड डीम फिट, या कि एपलेट ट्रिब्यूनल जिस तरह से चाहे, जिस तरह उसको बेहतर लगे उस तरह से वो उसका फैसला कर देता है। तो सब सेक्शन 5 है, द एपलेट ट्रिब्यूनल शैल नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एनी असेसमेंट और पेनल्टी और decrease the amount of refund unless the taxpayer has been given a reasonable opportunity of showing cause against increase and decrease the case। ये मैंने कमिश्नर अपील के फैसले में भी बताया था, और एपलेट ट्रिब्यूनल में भी ये है कि जो एक लाइबिलिटी बना दी है डिपार्टमेंट में, एपलेट ट्रिब्यूनल या कमिश्नर अपील दोनों ना तो उस लाइबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर जितना उनका रिफ़ंड बन गया है उस रिफ़ंड को ना डिक्रीज़ कर सकते हैं, अनलेस कि उसको शोकाज नोटिस किया जाए, और शोकाज नोटिस के बाद उसका जो है बढ़ाया लाइबिलिटी बढ़ाई या रिफ़ंड कम किया जा सकता है। सब सेक्शन 6 है, वेयर एज अ रिजल्ट ऑफ अपील एनी चेंज इज़ मेड इन द असेसमेंट ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और न्यू असेसमेंट ऑफ association of person is ordered to made, appellate tribunal may authorize the commissioner to amend accordingly any assessment order made, and the member of association time limit subsection 2 of section 122 shall not be applied to making such amendment of the assessment। जैसे कि कमिश्नर अपील में कहा था, ये एपलेट ट्रिब्यूनल में भी सेम सिचुएशन है कि अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन की असेसमेंट होती है तो उसको अमेंड किया जाता है, तो उसके अमेंडमेंट के बाद जो है ज़ाहिर है मेंबर और पार्टनर्स पे उसका जो इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके लिए टाइम लिमिट जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, टाइम लिमिट जो कमिश्नर की है वो नहीं होगी। सब सेक्शन 7 है, वेयर द अपील
relate to the decision other than in respect of assessment, the appellate tribunal may make order or affirm, vary, annul and decision of issue such consequential directions as the case may be। यहाँ असेसमेंट नहीं होगी तो उसमें भी अफर्म कर सकता है, वेरी कर सकता है, नल कर सकता है, या कोई कॉन्सिक्वेंशनल डायरेक्शंस जो हैं वो दी जा सकती हैं असेसमेंट ऑर्डर में। अगर हम बात करें 8 की, दी एपलेट ट्रिब्यूनल शैल कम्युनिकेट इट्स ऑर्डर टू द टैक्स पेयर एंड द कमिश्नर, तो वो जो ऑर्डर होंगे वो कमिश्नर को भी और टैक्स पेयर दोनों को कम्युनिकेट किए जाएंगे। 9 सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 133 द डिसीजन ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल ऑन एन अपील शैल बी फाइनल, तो जो एपलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर हैं उसकी जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। तो अब आगे हमारा आ रहा है सेक्शन 133 रेफरेंस टू द हाई कोर्ट। तो यहाँ तक जो था हमारा एपलेट ट्रिब्यूनल में किस तरह से आपने केस फाइल करना है, एपलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर जो हैं उनकी सिलेक्शन किस तरह से होगी, एपलेट ट्रिब्यूनल के जो प्रोसीडिंग्स है वो किस तरह से करेंगे और डिसीजन किस तरह से देंगे, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर दी। तो उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे और दूसरों को समझाने के लिए आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।